वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी टेक्निकल पैटर्न पर बात करने वाले हैं, कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न। ये जानकारी माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक लेख से है और ये समझने में मदद करती है कि आजकल की जो कॉम्प्लेक्स क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं हाँ, वो रिलायबिलिटी कैसे बनाए रखते हैं। मतलब सोचिए, जब हम ऑनलाइन कुछ करते हैं, बुकिंग या शॉपिंग, और कई सारे स्टेप्स होते हैं, फ्लाइट, होटल, पेमेंट, अगर बीच में कोई स्टेप फेल हो जाए तो सिस्टम कैसे ये पक्का करता है कि सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहीं पर ये कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न आता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। आजकल जो क्लाउड एप्लीकेशंस हैं वो लगातार डेटा बदलते रहते हैं, है ना? और ये डेटा अक्सर अलग अलग डेटा सोर्सेज में फैला होता है। सही है। तो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए ये सिस्टम्स अक्सर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की बजाय इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब चीजें अंत में कंसिस्टेंट हो जाती हैं, तुरंत नहीं। एग्जैक्टली। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का सीधा मतलब है कि एक बड़ा ऑपरेशन, मान लीजिए पूरी ट्रैवल बुकिंग, वो छोटे छोटे स्टेप्स में बटा हुआ है। अच्छा। हर स्टेप अपना काम करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये हो सकता है कि सिस्टम थोड़ा इनकंसिस्टेंट दिखे। फ्लाइट बुक हो गई पर होटल बुकिंग अभी पेंडिंग है, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब सारे स्टेप्स हो जाते हैं, सिस्टम को वापस कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी प्राइमर जैसे रिसोर्सेज इसी पर जोर देते हैं कि क्यों ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस क्लाउड स्केल पर उतने प्रैक्टिकल नहीं है। पर यहीं पर वो चैलेंज आता है ना, अगर उन छोटे स्टेप्स में से कोई एक फेल हो जाए तो। मान लीजिए फ्लाइट बुक हो गई, पहला होटल भी हो गया, पर दूसरा होटल बुक करते समय कुछ गड़बड़ हो गई, सिस्टम फेल हो गया, हाँ तो अब क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऑपरेशन अधूरा रह गया तो हमें अक्सर उन स्टेप्स के असर को अंडू करना पड़ता है जो फेल होने से पहले सक्सेसफुली हो गए थे। अंडू करना मतलब उनके इफेक्ट को रिवर्स करना। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आप सिर्फ डेटा को पुरानी वैल्यू पर रीसेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है जब आप अंडू करने की कोशिश कर रहे हो उसी डेटा को किसी और ने, मतलब किसी दूसरे कंकरेंट प्रोसेस ने बदल दिया हो। ओह अच्छा, कंकरेंसी इश्यू। हाँ, आपका रोलबैक उनके काम को ओवरराइड कर सकता है, जो और बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। और दूसरी बात, अंडू करना सिर्फ डेटा रोलबैक नहीं होता। मतलब इसमें बिजनेस लॉजिक भी शामिल होता है। जैसे फ्लाइट कैंसिल करने पर शायद पूरी रिफंड ना मिले, कुछ कैंसिलेशन फी कटे। हाँ, सही। तो ये बिजनेस रूल अंडू प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। और सोचिए, अगर ऑपरेशन अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, कोई एसक्यूएल डेटाबेस, कोई नो एसक्यूएल, कोई थर्ड पार्टी सर्विस, तो अंडू करने के लिए आपको इन सबसे बात करनी पड़ेगी, उनके स्पेसिफिक एपीआईज यूज करके। ये सिंपल डेटाबेस रोलबैक से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में तो ये और भी आम है। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? इतना सब कुछ मैनेज कैसे होता है? यहीं पर कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न आता है। बेसिकली आप अपने ओरिजिनल ऑपरेशन के हर स्टेप के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पेंसेटिंग एक्शन डिफाइन करते हैं। कॉम्पेंसेटिंग एक्शन। हाँ, एक ऐसा एक्शन जो पहले स्टेप के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए डिजाइन किया गया हो। अच्छा, तो हर एक्शन का एक रिवर्स एक्शन तैयार रखना, ये तो अंडू जैसा ही हुआ ना? ये अंडू ही है, पर ज्यादा स्मार्ट अंडू कह सकते हैं। एक जरूरी फर्क ये है कि कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन का लक्ष्य सिस्टम को ठीक उसी स्टेट में वापस लाना नहीं है जो ऑपरेशन शुरू होने से पहले था। अच्छा, क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, दूसरे कंकरेंट ऑपरेशंस ने शायद स्टेट बदल दिया हो। तो ये सिर्फ इस स्पेसिफिक ऑपरेशन के किए गए चेंजेस को रिवर्स करता है, और वो भी करंट स्टेट और बिजनेस रूल्स को ध्यान में रखते हुए। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, मतलब अंडू लॉजिक को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। और इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? कोई स्टैंडर्ड तरीका है? हाँ, एक कॉमन अप्रोच है वर्कफ्लो इंजन का इस्तेमाल करना। जैसे जैसे आपका मेन ऑपरेशन आगे बढ़ता है, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, वर्कफ्लो इंजन न सिर्फ ये ट्रैक करता है कि क्या हो गया, बल्कि ये भी रिकॉर्ड करता जाता है कि हर स्टेप को अंडू कैसे करना है, यानी उसका कॉम्पनसेटिंग एक्शन क्या है। अच्छा, एक तरह का लॉग रखता है अंडू स्टेप्स का। बिल्कुल। और अगर ऑपरेशन कहीं भी फेल होता है तो वर्कफ्लो पीछे की तरफ चलना शुरू करता है और जो स्टेप्स पूरे हो चुके थे उनके कॉम्पनसेटिंग एक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। ये तो काफी सिस्टमैटिक लग रहा है। जी। और इसमें दो बातें और हैं। पहला, जरूरी नहीं कि कॉम्पनसेटिंग एक्शंस ओरिजिनल स्टेप्स के ठीक उल्टे क्रम में चलें। क्रम बदला जा सकता है एफिशिएंसी या बिजनेस प्रायोरिटी के हिसाब से। ओह। दूसरा, अगर कॉम्पनसेटिंग एक्शंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं तो उन्हें पैरेलल में भी चलाया जा सकता है। इससे रिकवरी तेज हो जाती है। ये काफी कुछ सागास पैटर्न जैसा है। अच्छा,
सागास पैटर्न, हाँ सुना है इसके बारे में। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन खुद भी फेल हो सकता है? मतलब हम फेलियर को हैंडल करने के लिए कुछ बना रहे हैं और वो ही फेल हो जाए तो? बहुत अच्छा सवाल है और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन खुद भी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस हो सकता है। तो फिर तो सिस्टम को इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो इसके फेलियर को भी हैंडल कर सके। उसे पता होना चाहिए कि अंडू कहाँ तक पहुंचा था, कौन सा कॉम्पनसेटिंग स्टेप फेल हुआ और उसे वहीं से रिज्यूम या रीट्राई करना चाहिए। रीट्राई? इसका मतलब कॉम्पनसेटिंग एक्शंस को आइडेम्पोर्टेंट होना चाहिए। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही। आइडेम्पोर्टेंसी यहाँ बहुत क्रूशल है। कॉम्पेंसेटिंग एक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो बार बार चले, जैसे नेटवर्क फेलियर के बाद रीट्राई में, तो नतीजा वही रहे जो एक बार चलने पर होता, कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स ना हो। जैसे दोबारा कैंसलेशन चार्ज न लग जाए। हाँ बिल्कुल। कैंसिल बुकिंग एक्स एक्शन अगर दोबारा चले तो उसे पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी कैंसल्ड है। जॉनथन ऑलिवर के ब्लॉग पर आइडेम्पोर्टेंसी पैटर्न्स पर अच्छी डिस्कशन है। और हाँ, बहुत रेयर केसेस में जब ऑटोमेशन फेल हो जाता है तो शायद मैनुअल इंटरवेंशन ही बचता है। मैनुअल इंटरवेंशन? सिस्टम को कम से कम डिटेल्ड लॉग्स और अलर्ट्स तो देने ही चाहिए। चलिए इसे ट्रैवल वेबसाइट वाले उदाहरण से और साफ करते हैं। सियाटल से लंदन, फिर पेरिस, फिर वापस सियाटल। स्टेप्स थे F1, F2, F3 फ्लाइट्स बुक करना और H1, H2 होटल्स रिजर्व करना। सही, तो इनकी कॉम्पेंसेटिंग एक्शंस भी डिफाइन होंगे। कैंसिल F1 शायद फी के साथ, कैंसिल F2, कैंसिल F3, कैंसिल H1, कैंसिल H2। ठीक है। अब मान लीजिए स्टेप 5 होटल H2 बुकिंग फेल हो गया। हाँ। तो कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन ट्रिगर होगा। हाँ। वो देखेगा स्टेप्स 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं। हाँ। तो वो उनके कॉम्पेंसेटिंग एक्शंस चलाएगा, कैंसिल F1, F2, F3 और H1। और जैसा हमने कहा ये पैरेलल में हो सकते हैं जी, और इनमें बिजनेस लॉजिक भी होगा। लेकिन यहाँ वो बात फिर आती है, हाँ। अगर सिर्फ होटल H1 बुक नहीं हो पाया तो क्या सिस्टम खुद ही सारी फ्लाइट कैंसिल कर देगा? बेहतरीन पॉइंट। जरूरी नहीं। बिजनेस लॉजिक ये कह सकता है कि कस्टमर को दूसरा होटल ऑप्शन दो। अच्छा। फ्लाइट्स कैंसिल करने के बजाय सिस्टम कस्टमर को नोटिफाई कर सकता है। हाँ। और अगर कस्टमर कहे नहीं कैंसिल करो, तब कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन चलेगा। तो इसमें यूजर इंटरैक्शन या बिजनेस रूल्स भी आ सकते हैं। समझ गए। ये काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या है, पिटफॉल्स? कई चीजें हैं। पहला, फेलियर डिटेक्ट करना। स्टेप फेल हुआ है या बस स्लो है, टाइम आउट जरूरी है। हाँ, डिटेक्शन मुश्किल हो सकता है। और दूसरा, कॉम्पनसेशन लॉजिक लिखना कॉम्प्लेक्स है। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। डेवलपर को पता होना चाहिए स्टेप ने क्या किया और उसे रिवर्स कैसे करना है। करंट स्टेट में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे बुकिंग आईडी संभाल कर रखनी पड़ती है। तीसरा, आइडेम्पोटेंसी, जिसकी हमने बात की, इसे अचीव करना ट्रिकी हो सकता है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी, वर्कफ्लो इंजन, मैसेज क्यू, इन्हें खुद रिजिलियंट होना होगा। स्टेट लॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्पनसेशन मैनेजर ही क्रैश हो गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट रह सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कॉम्पेंसेशन है, एग्जैक्ट रेस्टोरेशन नहीं। बिल्कुल, ये फेल्ड ऑपरेशन के किए गए काम को निगेट करता है। सिस्टम को ऑपरेशन शुरू होने से पहले वाले स्टेट पर नहीं लाता। कॉन्करेंट चेंजेस बने रहते हैं। इस पर शॉर्ट टर्म लॉक लगा लेना। फ्लाइट, होटल दोनों की अवेलेबिलिटी चेक करके टेम्परेरी होल्ड कर लिया। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग जैसा कुछ। हाँ, जब सब मिल गया तभी फाइनल बुकिंग की। इससे बीच में फेलियर का चांस कम होता है। दूसरा, ट्रांजिएंट फेलियर्स के लिए अच्छा रीट्राई लॉजिक इस्तेमाल करना। मतलब पहली बार फेल हुआ तो रीट्राई करो। हाँ, हो सकता है रीट्राई में चल जाए, तब कॉम्पेंसेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे सिर्फ नॉन रिकवरेबल फेलियर्स के लिए रखें। तो ये पैटर्न कब यूज करना चाहिए? हर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन में नहीं, हर जगह नहीं। वहां जहां ऑपरेशन के स्टेप्स नॉन एटॉमिक हों और फेलियर होने पर पार्शियल वर्क को अंडू करना बिजनेस के लिए क्रिटिकल हो। अगर पार्शियल फेलियर से दिक्कत नहीं या ऑपरेशन खुद आइडेम्पोर्टेंट है तो शायद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करना बेहतर है। एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क में इसका क्या रोल है? ये सीधे सीधे रिलायबिलिटी पिलर को सपोर्ट करता है। फ्रेमवर्क कहता है एप्लीकेशंस को फेलियर्स से ग्रेसफुली रिकवर करना चाहिए। हाँ। कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शंस यही करने का एक तरीका है, खासकर डिस्ट्रीब्यूटेड सिनेरियोज में। ये वर्कलोड को रिजिलिएंट बनाता है, ये पक्का करके कि फेलियर सिस्टम को इनकंसिस्टेंट ना छोड़ें। ये क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस को फेलियर से उभरने में मदद करता है। तो मतलब
अगली बार जब हम कोई ऑनलाइन बुकिंग या शॉपिंग स्मूथली कर लेते हैं तो पर्दे के पीछे शायद कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शंस जैसे पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं पोटेंशियल फेलियर्स को हैंडल करते हुए। बिल्कुल। ये पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें ऐसे एप्लीकेशंस बनाने की ताकत देता है जो फेलियर्स के बावजूद चलते रहते हैं। बिल्कुल। कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रिलायबिलिटी बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर जब ऑपरेशंस कई स्टेप्स और सर्विसेज में फैले हों। ये सुनिश्चित करता है कि फेलियर्स को ग्रेसफुली हैंडल किया जा सके। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज बढ़ रहे हैं, क्या पूरी तरह से ऑटोमेटेड रिकवरी जैसे कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शंस हमेशा काफी होंगे? या क्या कुछ एज केसेस या अनफोर्सीन फेलियर्स इतने पेचीदा हो सकते हैं कि उन्हें संभालने के लिए ह्यूमन जजमेंट ज्यादा जरूरी हो जाए? कहाँ ऑटोमेशन पे टिके रहना है और कहाँ ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।